प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी विषय की और ज्योग्राफी के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर राजस्थान ज्योग्राफी की बात चल रही है। और राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश में हमने जो टॉपिक किए हैं वो किए हैं उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। उसके बाद में हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी दक्षिणी अरावली की। और शेष जो पार्ट है वो आज हम देखेंगे कि दक्षिणी अरावली में और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या उसके उपभाग हैं और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो अधिक ऊंची पाई जाती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मध्य अरावली का लास्ट पॉइंट है देवगढ़ राजसमंद में, वहाँ से दक्षिणी अरावली शुरू होती हैं और लास्ट में यहाँ पर खेड़ ब्रह्मा जो क्षेत्र है यहाँ तक इसका अंतिम बिंदु पाया जाता है। इसके पश्चिम में बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश स्थित हैं। पूर्व में बात करेंगे इसके पूर्व में मैदानी भाग भी आता है, प्लस में पठारी प्रदेश भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत हमने दो चीज़ों पर बात की थी। दक्षिणी अरावली के दो उपभाग हैं। पहला उपभाग है मेवाड़ की पहाड़ियाँ, या हम कहते हैं इसको बौराट का पठार। दूसरे की बात करते हैं हम आबू पर्वतीय खंड। दो क्षेत्रों की बात करते हैं, मेवाड़ की पहाड़ियाँ और दूसरा है आबू पर्वतीय खंड। मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत हमने बात की थी कि मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस क्षेत्र में हैं। उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही, ये मुख्य क्षेत्र हैं। या हम कह सकते हैं दक्षिणी अरावली के अंतर्गत जो मुख्य क्षेत्र है मेवाड़ की पहाड़ियों का वो कौन सा है, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही की बातें की जाती हैं दक्षिणी अरावली में। फिर हमने क्या देखा था कि ये जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं जो दक्षिणी अरावली हैं, इससे आगे उदयपुर में क्या है, ये पर्वत श्रेणी कहाँ चली जाती है, दक्षिण पश्चिम में चली जाती है। और दक्षिण पश्चिम में आगे चलकर किसका रूप बदलती है, महान जल विभाजक के रूप में, महान जल विभाजक के रूप में ये आगे चली जाती हैं। इस प्रकार से हमने कल देखा था भारत के अंतर्गत ये अरावली है, फिर आगे विंध्याचल है, फिर सतपुड़ा है और ये नीचे है पश्चिमी घाट। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हैं ये रेनफॉल एरिया है
और ये जो क्षेत्र इसके विपरीत हैं, पश्चिमी क्षेत्र, ये रेन शैडो एरिया है, वृष्टि छाया प्रदेश, जिसके अंतर्गत वर्षा कम होती है। तो हम इसको किससे संबोधित कर रहे हैं? महान जल विभाजक रेखा। ये हमने बात की। उसके बाद में हमने देखा था कि उदयपुर के अंतर्गत दो क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ यहाँ पठारी प्रदेश, पठारी क्षेत्र है ये, नीचे गोगुंदा, ये क्षेत्र था। इसको कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में ये जो पठारी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस पठारी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बोराट का पठार। क्या कहते हैं? बोराट का पठार। ये क्षेत्र है आपका राजसमंद का, और ये क्षेत्र आपका उदयपुर का। इसके अंतर्गत जो पठारी प्रदेश आपको दिखाई दे रहे हैं, वो पठारी प्रदेश बोराट का पठार कहलाता है। इसके बाद में जो सिरोही क्षेत्र है, पूर्वी सिरोही की बात करेंगे। यहाँ पर पूर्वी सिरोही की बात कर रहा हूँ। पूर्वी सिरोही में इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं? पर्वत स्कंद, या हम कह सकते हैं कटक। ठीक है, क्या होता है? पर्वत तो होते हैं इस प्रकार से, इनका स्वरूप पर्वतों का क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन पर्वत जो स्कंद है, वो पर्वत स्कंद क्या है? या हम उसको कह सकते हैं कटक। ये देखिए कम ऊंचे होते हैं, पर्वतों से क्या होते हैं? कम ऊंचे होते हैं। इनकी ऊंचाई अधिक नहीं पाई जाती है, ऊंचाई कम, और जो ढाल है वो ढाल क्या मिलेगा आपको? तीव्र। हम कह सकते हैं कम ऊंचाई वाले पर्वत जिनका अत्यधिक तीव्र ढाल पाया जाता है, वो किसका स्वरूप होता है? पर्वत स्कंद या कटक का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से कुछ कटक दिखाई देते हैं। कहाँ पर देते हैं? पूर्वी सिरोही। तो इनको किस नाम से जानते हैं? बाकर। बाकर के नाम से जानते हैं। बाकर क्या है? पूर्वी सिरोही में स्थित पर्वत स्कंद जो अत्यधिक तीव्र ढाल वाले तथा उनकी ऊंचाई कम पाई जाती हैं, उसको हम किस नाम से कहते हैं? बाकर। अब देखिए आगे इसके अंतर्गत एक विशेषता और मिलती है। विशेषता क्या है कि यहाँ पर दक्षिणी अरावली में एक झील पाई जाती है, प्रमुख झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। इस जयसमंद झील के, ये साइड हो गई आपकी पूर्व। इस जयसमंद झील के पूर्व में एक पठारी प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? पठारी प्रदेश, पठारी क्षेत्र। इस पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लसाड़िया, लसाड़िया का पठार। किस नाम से संबोधित किया जाता है? जयसमंद झील के पूर्व में एक कटा फटा क्षेत्र पाया जाता है, पठारी प्रदेश पाया जाता है, कटा फटा क्षेत्र, जिसे किस नाम से जानते हैं? लसाड़िया का पठार के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत इस बोराट पठार के पूर्व में, बोराट पठार बताया था मैंने
ये बोराट पठार है। इस बोराट पठार के पूर्व में, इस बोराट पठार के पूर्व में इस प्रकार से क्या है ये? अभी मैंने बताया क्या है, पर्वत स्कंद हैं। ये पर्वत स्कंद मिलते हैं किस आकृति में? तस्तरी नुमा आकृति में। और कहाँ पर मिलते हैं? उदयपुर बेसिन के चारों ओर ये पर्वत स्कंद पाए जाते हैं। बोराट पठार के पूर्व में उदयपुर बेसिन के चारों ओर कुछ पर्वत स्कंद पाए जाते हैं जो तस्तरी नुमा आकृति में फैले हुए हैं। इन तस्तरी नुमा आकृति में फैले हुए पर्वत स्कंदों को उदयपुर में किस नाम से जानते हैं? गिरवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गिरवा। गिरवा भी पूछा जा सकता है, गिरवा क्या है? तो इस प्रकार से हमने मेवाड़ की पहाड़ियों में जो क्षेत्र मिले हैं उन क्षेत्रों की बात की है हमने कि मेवाड़ की पहाड़ी के अंतर्गत बोराट का पठार है। इसके बाद में बात करें बाकर है, लसाड़िया का पठार है और गिरवा जैसे कुछ पर्वत स्कंद उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं वो पाए जाते हैं। अब दूसरे क्षेत्र की बात करें हम, आबू पर्वतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र की हम बात करते हैं, आबू पर्वतीय क्षेत्र। आबू पर्वतीय क्षेत्र में देखिए ये अरावली का श्रेष्ठतम भाग माना जाता है। अरावली का श्रेष्ठतम भाग मतलब सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है आबू पर्वतीय खंड। और ये आबू पर्वतीय खंड यहाँ पर जो चट्टान पाई जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आबू पर्वतीय खंड हैं वो किस चट्टान से निर्मित है? ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित क्षेत्र है आबू पर्वतीय खंड। और क्या होता है कि इसको हम, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये आकृति आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। एक आकृति आती है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है? क्या होता है बैथोलिथ? आपने शायद आग्नेय चट्टान में पढ़ा होगा, या वहाँ नहीं है तो हो सकता है आपने ज्वालामुखी के अंतर्गत आंतरिक जो स्थलाकृतियाँ हैं उसके अंतर्गत पढ़ा होगा। बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सील, डाइक, ये सारी की सारी आकृतियाँ आपने पढ़ी है। क्या होता है बैथोलिथ? एक गुंबदाकार संरचना होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। विशाल आकृति, सबसे बड़ी आकृति होती है उन आंतरिक स्थलाकृतियों में। बैथोलिथ गुंबदाकार आकृति में अगर लावे का जमाव होता है और वो सबसे बड़ा गुंबद होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ बोलते हैं। किससे निर्मित हैं? ग्रेनाइट से। अब इसको मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में देखें तो इसको कहा जाता है विशाल इनसेल वर्ग। विशाल इनसेल वर्ग।
इंसेलबर्ग इसको हिंदी में कहते हैं द्वीपावगिरी। क्या कहते हैं? द्वीपावगिरी। इंग्लिश में इंसेलबर्ग। द्वीपावगिरी जो द्वीपों के समान आपको छोटे छोटे इस प्रकार से गुंबदों के रूप में, टीलों के रूप में जो चीज़ दिखाई देगी वो क्या कहलाती हैं? इंसेलबर्ग कहलाता है। ये जो स्थलाकृति हैं ये पढ़ते हो आप कहाँ पर? पवन निर्मित स्थलाकृतियों में अपरदन के दौरान पढ़ते हो कि इंसेलबर्ग क्या है। उसी प्रकार की संरचना की एक संज्ञा दी गई है कि ये उस प्रकार जैसा दिखाई देता है। क्या चीज़? आबू पर्वतीय खंड है, वो एक बैतोलित जैसा भी दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि ये विशाल इंसेलबर्ग जैसा भी दिखाई देता है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो ये जो पठार है, ये आबू पर्वतीय खंड है, इसकी लंबाई की बात करेंगे लगभग ये कितने किलोमीटर है? 19 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। चौड़ाई की बात करेंगे इसकी, चौड़ाई की बात करते हैं लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा। और ये पठार कोई कंटिन्यू नहीं है, एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, बल्कि ये अनियमित पठार है। किस प्रकार का पठारी प्रदेश है ये? किस प्रकार का पर्वतीय खंड है? अनियमित पर्वत खंड है या पठारी क्षेत्र है और इसके अंतर्गत कई चोटियां पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत कई चोटियों का मतलब पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, कई पर्वत चोटियां पाई जाती हैं और इन पर्वत चोटियों के कुछ समूह हैं जो आबू पर्वतीय खंड में पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? जिनको कहते हैं टोड रॉक या उसको कहते हैं हॉर्न रॉक। क्या कहते हैं? टोड रॉक और हॉर्न रॉक। इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा टोड रॉक और हॉर्न रॉक क्या है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती है इस पर्वतीय खंड में। और सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी पर्वत चोटी है? अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको अच्छे से पता होगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कितने मीटर ऊंची पाई जाती हैं? याद रखना 1722 मीटर ऊंची हैं। कहाँ पर हैं? सिरोही में हैं। कहाँ पर हैं? सिरोही के अंतर्गत गुरु शिखर पाई जाती हैं जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये इकाई देख लेना, ये मीटर की इकाई है, ठीक है, मीटर की इकाई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टोड। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में इस व्यक्ति का नाम सुना था कि जो अपनी पुस्तक एनालिसिस ऑफ एंटिक्विटीज़, एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसकी पुस्तक थी, उसमें उसने राजस्थान या रायथान नाम दिया था। वही व्यक्ति है ये कर्नल जेम्स टोड। इसने क्या कहा? इसने गुरु शिखर के बारे में एक लाइन दी कि गुरु शिखर क्या है? संतों का शिखर है, संतों का शिखर है। संतो किसी औरत का नाम नहीं है ना? आप समझ रहे हो, संतो किसी औरत का नाम। संतों का मतलब यहाँ है ऋषि मुनियों से जो साधु लोग होते हैं
जो तपस्या करते हैं वो पर्वतों पर जाकर आसानी से आराम से तपस्या करते हैं और भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो उससे संबंधित इसने संज्ञा दी है कि गुरु शिखर क्या है, संतों का शिखर है। और आगे बात करें तो इस आबू पर्वतीय क्षेत्र के बिल्कुल सटा हुआ एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं उड़िया पठार। उड़िया का पठार, गुड़िया का नहीं है, उड़िया, उड़िया, उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार बोराट के पठार से थोड़ा ऊंचा पाया जाता है। बोराट के पठार से थोड़ा ऊंचा पाया जाता है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि बोराट का पठार कितने मीटर ऊंचा पाया जाता है। तो उससे थोड़ा ऊंचा है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। 1360 मीटर ऊंचा ये पठारी प्रदेश पाया जाता है। अब कुछ प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं पर्वतीय, इसमें आबू पर्वतीय खंड में। आबू पर्वतीय खंड में कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ में देखेंगे जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो कौन सी हैं, और फिर देखेंगे अरावली का महत्व। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो संपर्क कीजिए आप, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चों ने मेरे से संपर्क भी किया कि सर ये चीज़ थी, ये क्या थी, मैंने उनको अच्छी तरीके से बताया भी है, और सर ये कंसेप्ट किस प्रकार से क्लियर होगी। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होंगे, तो उसको उसी समय क्लियर कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, लगातार तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।